Hey everyone, welcome back to Mindsmine Tutorials. So our today's topic is reflex and complex behavior. इससे पहले हमने रिफ्लेक्स बिहेवियर की जितनी भी डेफिनेशन होना चाहिए, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इनिबिशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये सारी डिटेल्स चेक कर ली थी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्स बिहेवियर एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के साथ। सो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्स बिहेवियर का थोड़ा सा रिविजन करेंगे। सो यहाँ पर एक शॉर्ट टाइप ऑफ रिवीजन हम यहाँ पर सबसे पहले रिफ्लेक्स बिहेवियर का देख लेते हैं कि रिफ्लेक्स क्या होता है। रिफ्लेक्स इज एन अनवेराइंग एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस, जिसमें ब्रेन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नहीं होता और जल्द से जल्द वो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है किसी भी स्टिमुलस के बदले में। रिफ्लेक्स को हमने फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम माना था। रिफ्लेक्स को हम सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ बिहेवियर भी कह सकते हैं। ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जिसमें कोई भी पार्ट जो होता है बॉडी का वो स्टिमुलस के कहना चाहिए बदले में रिएक्ट करता है। हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे ऐसे इंटरनल मैकेनिज्म होते हैं जो कि बॉडी में जब रेगुलेट होते हैं तो सभी रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू रेगुलेट होते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होते हैं वो भी एक तरह के रिफ्लेक्स एक्शन को क्रिएट ही कर रहे हैं, ये भी हम जानते हैं। इसके अलावा हमने दो तरह के कहीं ना कहीं रिफ्लेक्स को समझा था, एक था विड्रॉल रिफ्लेक्स और एक था नी जर्क वाला। तो विड्रॉल रिफ्लेक्स में क्या एग्जांपल लिया था कि अगर हम एक गर्म यूटेंसिल को अगर टच करने की कोशिश करते हैं तो हम हमारे हाथ को उसके बदले फिर कहना चाहिए दूर करने की कोशिश करेंगे वो हॉट यूटेंसिल से। दूसरा था नी जर्क का, जिसके अंदर जो पेटेला बोन थी उसके ऊपर टैपिंग कर रहे थे जिसकी वजह से नी के अंदर मूवमेंट्स आ रहे थे। उसके डायग्राम को हम एक बार यहाँ देखेंगे तो उसके दो डायग्राम से ये पहला वाला विड्रॉल रिफ्लेक्स शो कर रहा है और इधर वाला नी जर्क वाले के लिए है। यहाँ पर जो रिसेप्टर है प्लस हीट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। स्किन के अंदर जो हीट रिसेप्टर्स होते हैं उन्होंने सेंस करा कि यूटेंसिल यहाँ पर गर्म था, हॉट था, इसको यहाँ पर सेंस करा गया। फिर उसके बाद यहाँ पर इफेक्टर प्लस यहाँ पर जो मसल्स होती है आर्म की वो यहाँ पर शो की गई है। यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ पर मोटर न्यूरॉन है। उसके बाद यहाँ अंदर वाले जो पोर्शन में चीज दिखाई दे रही है उसको यहाँ पर रिले न्यूरॉन लिखा गया है डायग्राम के अंदर। फिर उसके बाद ये बीच में स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन है और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों ही क्या चीज कहलाती है अगर मिलकर हम कहें तो वो सीएनएस बनाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। उसके अलावा ये ब्रेन तक मैसेज जाने की बात हो रही है, बाद में ब्रेन तक भी मैसेज जाएगा लेकिन पहले हम हमारा पूरा एक्शन यहाँ परफॉर्म कर चुके होंगे। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये पहला डायग्राम। दूसरा डायग्राम अगर हम यहाँ पर उसके ऊपर ध्यान दें तो डायग्राम में यहाँ पर लेग्स की मूवमेंट दिखाई गई है। ओरिजिनल जो पोजिशन है लेग की वो यहाँ पर है, दूसरी बार लेग यहाँ पर पहुंच रहा है। यहाँ पर टैपिंग शो की गई है, ये क्वाड्रिसेप्स मसल है पैरों में। फिर उसके बाद यहाँ हैमस्ट्रिंग मसल्स है। उसके बाद यहाँ पर सेल बॉडी शो की गई सेंसरी न्यूरॉन की जो कि डोर्सल रूट गैंग्लियन में प्रेजेंट रहती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस पोजीशन पे तो ये पूरा व्हाइट मैटर वाला पोर्शन है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन है, क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पर इस तरह से आपको पूरा डायग्राम देखने को मिलता है। So we can say a reflex is an involuntary motor response to a sensory stimulus. Reflexes perform many jobs for our CNS. They protect us from danger. They help us move our body, etc. ये इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। फिर रैपिड इन एक्शन रहते हैं सारे ये रिफ्लेक्स बिहेवियर, क्योंकि जो रिफ्लेक्सेस रहते हैं वो पूरे ब्रेन तक ट्रेवल नहीं करते और प्रोसेस पूरी लेने का काम भी नहीं करते और इसी वजह से वो बहुत क्विकली हो जाते हैं। एक रिफ्लेक्स आर्क हमेशा स्टार्ट करती है जब तो रिसेप्टर्स जो रहते हैं बॉडी के अंदर वो सबसे पहले एक्साइटेड मोड में जाएंगे। उसके बाद वो सिग्नल्स को सेंड करेंगे सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन से वो सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं। फिर वो सिग्नल्स मोटर न्यूरॉन के थ्रू आगे बढ़ते हैं और वापस से वो वही जो इफेक्टर ऑर्गन है वहां तक आते हैं जिससे कि हम हमारा आगे का जो भी रिएक्शन होगा वो क्रिएट करेंगे। सो पार्ट्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्या थे? रिसेप्टर जो कि साइट ऑफ स्टिमुलस एक्शन है, फिर थे सेंसरी न्यूरॉन जो कि ट्रांसमिट करते हैं एफरेंट इम्पल्सेस को सीएनएस तक, फिर था इंटीग्रेशन सेंटर जो कि या तो मोनोसाइनेप्टिक हो सकता है या पॉलीसाइनेप्टिक रीजन हो सकता है जो कि सीएनएस के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा मोटर न्यूरॉन होता है जो कि कंट्रोल करता है इफेक्टर ऑर्गन्स को। उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन खुद होते हैं और जो लास्ट पॉइंट रहता है पार्ट्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन में वो रहते हैं सोमेटिक रिफ्लेक्सेस जो कि स्केलेटल मसल्स होती हैं और वो अनलर्न मसल्स रहती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड मीडिएट करती है। सो पार्ट्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की जो बातें अभी हमने कही वो यहाँ पर है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन रहता है कि अगर हम एक्सीडेंटली किसी भी फॉर एग्जांपल हॉट यूटेंसिल को टच कर रहे हैं तो जो स्किन के रिसेप्टर्स है उनमें स्टिमुलस आ रहा है एक तरह से, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है। ओरिजिनल टेम्परेचर में जो होना चाहिए उसमें चेंज आएगा तो ये महसूस करेगी स्किन के रिसेप्टर्स। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन को पता चलेगा, सेंसरी न्यूरॉन इसी इंपल्स को सेंड करेंगे रिले न्यूरॉन के पास। फिर रिले न्यूरॉन जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड जो रहती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वहां पर प्रेजेंट होते हैं रिले न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन से इंपल्स कहाँ पहुंच जाएंगे? रिले न्यूरॉन तक पहुंचेंगे। उसके बाद मोटर न्यूरॉन जो रहेंगे वहां तक बात चली गई तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगी? इन्हीं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाएंगे और फिर इफेक्टर ऑर्गन जो रहेंगे वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए।
ये डायग्राम आपको रिफ्लेक्स एक्शन का यहाँ पर शो किया गया है। आप चाहें तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कॉपीज के अंदर, क्योंकि हम एक रिवीजन ले रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में ये सब नहीं बता रही हूँ। ऑलरेडी ये सारी चीजें हम लोग लास्ट वीडियो सेगमेंट में पढ़ चुके हैं। सारे वर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड के दो मेन फंक्शंस होते हैं। पहला होता है इंटीग्रेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा होता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम दी ब्रेन। ब्रेन से जो कहना चाहिए नर्व इम्पल्स रहते हैं उसको ब्रेन तक भी ले जाती है और ब्रेन से लेकर भी दूसरे ऑर्गन्स तक जाती है स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरा काम क्या है स्पाइनल कॉर्ड का कि ये जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन आ रहे हैं उनको इंटीग्रेट करना, ये सब काम है उसके अलावा एक काम और करती है स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या है एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो पीएनएस है और जो सीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनके बीच में अगर कोई कनेक्शन बना सकता है तो वो कौन होती है, वो भी स्पाइनल कॉर्ड होती है। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में आपने क्या देखा कि ये एक सिंपलेस्ट या फिर कंप्लीट फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, जो कि किस चीज के कैपेबल होती है, ऑफ डिटेक्टिंग चेंज एंड कॉजिंग अ रिस्पॉन्स। उसके बाद ऑटोमेटिक एंड रैपिड एडजस्टमेंट जो रहते हैं वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं विदाउट कंसल्टिंग ब्रेन। ज्यादातर जो रिफ्लेक्स एक्शन रहता है उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होने से पहले ही सारी, ज्यादातर नहीं कहना चाहिए बल्कि पूरे टाइम यही होता है कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, हालांकि बाद में ब्रेन तक भी सिग्नल जाता है कहीं ना कहीं। उसके बाद जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक कैरिड आउट रहते हैं, उसके अंदर कोई भी कहना चाहिए ज्यादा कहना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी ज्यादा देखने को हमें नहीं मिलती है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह की रिफ्लेक्स आर्क होती है। अगर आप उसका डायग्राम यहाँ देखें तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क दो तरह की है, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स आर्क, सोमेटिक रिफ्लेक्स आर्क। उसके बाद यहाँ पर अफेक्टिंग इनर ऑर्गन, यहाँ पर अफेक्टिंग मसल्स। व्हेन रिफ्लेक्स आर्क कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 न्यूरॉन्स, अगर सिर्फ 2 न्यूरॉन्स है तो एक सेंसरी न्यूरॉन होगा और दूसरा मोटर न्यूरॉन होगा, तो उसको मोनोसाइनेप्टिक कहते हैं। मोनोसाइनेप्टिक रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल केमिकल साइनेप्स। उसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क का एक डायग्राम है जो जरूरी है आपके लिए। स्टिमुलस जा रहा है रिसेप्टर में, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पर बीच में इंटर न्यूरॉन वाला पोर्शन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, सीएनएस। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया गया है। उसके अलावा यहाँ से हम आगे चलते हैं तो मोटर न्यूरॉन वाला पोर्शन है, यहाँ इफेक्टर ऑर्गन है और इफेक्टर ऑर्गन क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। लास्टली हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, मोनोसाइनेप्टिक, पॉलीसाइनेप्टिक, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स, कंडीशन रिफ्लेक्स, पेटेलर रिफ्लेक्स, फैसिलिटेटिंग रिफ्लेक्स। द रिफ्लेक्स इन्वॉल्व ओनली वन ग्रुप ऑफ साइनेप्सेस, इसमें 3 सेट्स ऑफ न्यूरॉन भी हो सकते हैं। अनकंडीशन रिफ्लेक्स वो होते हैं जो इसमें जो रिफ्लेक्स रहते हैं दे डोंट डिपेंड अपॉन प्रीवियस एक्सपीरियंस, पुराने एक्सपीरियंस पे नहीं रहेंगे। कंडीशन ऐसे रिफ्लेक्स होते हैं दे हैव टू डिपेंड अपॉन प्रीवियस एक्सपीरियंस। पेटेलर रिफ्लेक्स रिक्वायर्स अ चेन ऑफ ओनली 2 सेट्स ऑफ न्यूरॉन। फैसिलिटेटिंग रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन डू इन्वॉल्व इन दी पार्ट्स ऑफ ब्रेन। हालांकि ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में भी एक्सप्लेन नहीं की थी, क्योंकि ये सब चीजें जब हम ब्रेन का चैप्टर पढ़ते हैं या कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हमें पढ़नी होती है, और अभी हम ईथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पर हमें उसकी टाइप्स ही मेंशन करना सफिशिएंट रहेगा। लास्टली हमारे पास 3 और रिफ्लेक्स रहते हैं, स्ट्रेच रिफ्लेक्स, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, विस्ट्रल रिफ्लेक्स। सिर्फ आप नोट कर सकते हो टर्मिनोलॉजीज यहाँ से। इनको माइटोटिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ये मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स जो रहते हैं जो बॉडी में पाए जाते हैं वही एक तरह से। फिर दे आर दी ओनली मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस फाउंड इन द बॉडी। फिर उसके बाद फ्लेक्सर रिफ्लेक्स की बात करें तो ये विड्रॉल रिफ्लेक्स कहलाते हैं। विस्ट्रल रिफ्लेक्स जो रहते हैं इनमें सेवरल पेपिलरी रिफ्लेक्स जो रहते हैं इंक्लूडिंग द लाइट रिफ्लेक्सेस वो इंक्लूडेड रहते हैं। फिर कुछ डायग्राम्स है यहाँ पर जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अभी हमारे लिए मेंशन करना, सिर्फ आप उसको यहाँ पर से देख सकते हो। नाउ फाइनली टू सम अप द रिवीजन, यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं कुछ ह्यूमन रिफ्लेक्सेस हमें ऐसी चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं जो कि हमें हार्म कर सकती है। अब ह्यूमन रिफ्लेक्सेस ये सब भी होते हैं, इनके नाम अगर आप नोट करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्सेस एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, जो सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ बिहेवियर होती है वो होता है रिफ्लेक्स। और जो बिहेवियरल पैटर्न्स रहते हैं जो कि शुरू में हमें ऐसा लगता था कि लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ रिफ्लेक्सेस है, सिंपल बल्कि रिफ्लेक्सेस ये सिर्फ ये समझा जाता था, बाद में उसको नाम दिया गया, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। तो ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स जिसको इनिशियली ऐसा माना जाता था कि नॉर्मली वो थोड़े लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ रिफ्लेक्सेस हैं, सिर्फ नॉर्मल बिहेवियर रिफ्लेक्स के ही एक काइंड है, उसी को बाद में कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का नाम दिया गया। लेकिन ये जो बिहेवियर था ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलस पर बेस्ड नहीं था, बल्कि जो इंटरनल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है और जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है जो कि नर्वस, हार्मोनल, मस्कुलर सिस्टम से कंट्रोल होती है, ये सारी चीजों से रिलेटेड था। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का मतलब आप अगर समझना चाहते हो तो ये समझ सकते हो कि जब बहुत सारे रिफ्लेक्स बिहेवियर थोड़े मिलजुल कर एक्स्ट्रा चीज को बनाने लगते हैं और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को बनाने लगते हैं तो उसी चीज को कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का नाम दिया जाता है।
जाता है। लेकिन फिर भी एक फर्म लाइन जो रिफ्लेक्स और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के बीच में हम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और उनका डिफरेंस बना सकते हैं, वो हमारे लिए क्रिएट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि दोनों में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। कहीं ना कहीं रिफ्लेक्स और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो रहता है उसको अगर आप सिंपल तौर पर अगर डिफाइन करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कैन इनकॉर्पोरेट मैनी रिफ्लेक्सेस। बहुत सारे रिफ्लेक्सेस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बनाया जाता है। इसमें एग्जांपल आप कौन सा ले सकते हो, जैसे कि स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स जो रहता है, जिसमें जो कल्मिनेशन रहता है एलोबरेट फूड सीकिंग बिहेवियर का, उसको आप इसके एग्जांपल में इंक्लूड कर सकते हो। और जो कमेंट सेक्शन रहेगा वहां पर जो पॉइंट्स हम यहाँ पे इंपॉर्टेंटली समझना चाह रहे हैं, जिनको अगर आप नोट्स के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो मैं उसको कमेंट सेक्शन के अंदर नोट्स को वहां पर पिन कर दूंगी। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स वहां रहना चाहिए की पॉइंट्स के अंदर, तो वहां से आप उसको नोट कर सकते हो। तो यहाँ भी हम लोग कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के। इसके बाद 1906 की बात थी, जब एक साइंटिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स शेरिंगटन, तो चार्ल्स शेरिंगटन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बुक को कहना चाहिए पब्लिश करवाया था जिसका नाम था द इंटीग्रेटिव एक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। उसमें उन्होंने अलग अलग तरह से ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी कि जो रिफ्लेक्सेस रहते हैं वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटीग्रेट करता है एक एडेप्टिव बिहेवियर के अंदर। फिर उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर की थी डिफरेंट सोर्सेस से, उन सभी को मिला जुलाकर उसमें नोट किया था। अरेंजिंग सीक्वेंस ऑफ एक्शन और एलोकेटिंग प्रायोरिटीज को नोट किया था। साथ में जो शेरिंगटन की बुक थी उनमें उन्होंने जो प्रॉपर्टीज होती है रिफ्लेक्सेस की और कॉन्ट्रास्ट की, ये सभी चीजें उसमें एक्सप्लेन करी थी। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा उनकी बुक के बारे में था। अब हम लोग यहाँ जो रिफ्लेक्स बिहेवियर और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है उसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कुछ अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पर उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जैसे पहला जो क्राइटेरिया बनता है वो रहता है लेटेंसी, कि लेटेंसी रिफ्लेक्स बिहेवियर के लिए क्या रह सकती है और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के लिए क्या रह सकती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि लेटेंसी क्या होता है, और अगर आप ऊपर हेडिंग लेना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हो लेटेंसी के ऊपर क्लासिफिकेशन टू कंपेयर दी प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इज डन ऑन दी फॉलोइंग हेड्स। जिन हेड्स के ऊपर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे उसमें पहला होता है लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है कि अगर कोई डिले देखने को मिल रहा है स्टिमुलस और उसके बदले जो रिएक्शन बॉडी प्रोवाइड करती है, स्टिमुलस तो इन्वायरमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो वो जो स्टिमुलस है और वो जो रिएक्शन जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, इन दोनों के बीच में जो एक डिले आता है, एक टाइम गैप जो आता है, उसी को कहीं ना कहीं लेटेंसी का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हॉट यूटेंसिल को जब एक हैंड टच करने की कोशिश करेगा तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा हीट मिलेगी उसके हैंड को, उसको गर्म लगने लगेगा वहां पर। तो ये प्रोवाइड क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ स्टिमुलस प्रोवाइड हो रहा है हैंड के ऊपर। तो मान लीजिए ये हैंड है, ये यूटेंसिल है, यू फॉर यूटेंसिल, एच फॉर हैंड। अगर यहाँ पर टच हो रहा है तो ये स्टिमुलस यूटेंसिल की तरफ से गया। अब स्टिमुलस जब इस हैंड तक पहुंचता है तो हैंड के बाद वो पूरा जो प्रोसेस रहती है, जिसको आपने फर्स्ट पार्ट में रिफ्लेक्स आर्च के अंदर समझा था कि वो पूरा स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, फिर वो इफेक्टर ऑर्गन तक आएगा, वो जो पूरी प्रोसेस जो फॉलो हो जाएगी, उसके बाद ये हैंड क्या करेगा, अपने हाथ को इस यूटेंसिल से हटा लेगा। उस चीज को हम क्या नाम देते हैं, रिएक्शन का नाम देते हैं। तो हैंड रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, ये बात हो जाती है। तो इस स्टिमुलस के जाने से इस रिएक्शन के आने तक बीच में ये जो टाइम का गैप बन रहा है, टाइम गैप, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है लेटेंसी। सो देयर इज डिले बिटवीन गिविंग अ स्टिमुलस एंड सीइंग इट्स इफेक्ट। दिस गैप ऑफ टाइम बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड लेटेंसी। इसको लेटेंसी कहा जाता है। अब जो रिफ्लेक्सेस और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं, दोनों ही लेटेंसी का रिस्पॉन्स जो होता है वो शो करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं इसी लेटेंसी के बारे में, तो अगर मान लीजिए एक डॉग के ऊपर कोई पेनफुल स्टिमुलस मिलता है किसी डॉग को, तो वो जो डॉग रहेगा उसके बदले जब रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी कि वो जो लेटेंसी रहेगी उसके स्टिमुलस और रिएक्शन के बीच में, तो वो कितने टाइम की रहती है, वो रहती है 60 से लेकर 200 मिली सेकेंड्स। तो ये जो मैंने टाइम का आपको गैप होना चाहिए था डॉग के ऊपर अगर कोई पेनफुल स्टिमुलस आ रहा है, उसके बारे में एक छोटा सा कहना चाहिए एग्जाम्पल दिया। तो आप नोट कर सकते हो, व्हेन अ डॉग एनकाउंटरिंग अ पेनफुल स्टिमुलस, द लेटेंसी बिटवीन द एनकाउंटरिंग ऑफ द स्टिमुलस एंड शोइंग ऑफ द रिफ्लेक्स या फिर फ्लेक्शन रिफ्लेक्स, यानी कि यही रिएक्शन जो आ रही है के बदले, इसको आप फ्लेक्शन रिफ्लेक्स या सिर्फ रिफ्लेक्स भी कह सकते हो रिएक्शन को। सो हमने क्या लिखा, व्हेन अ डॉग एनकाउंटरिंग अ पेनफुल स्टिमुलस, द लेटेंसी बिटवीन द एनकाउंटरिंग ऑफ द स्टिमुलस एंड शोइंग अ फ्लेक्शन रिफ्लेक्स दैट इज विड्रॉल ऑफ द लेग लाइज बिटवीन 60 to 200 मिली सेकेंड। 60 से लेकर 200 मिली सेकेंड तक यहाँ पर ये जो फ्लेक्शन रिफ्लेक्स होना चाहिए वो आता है।
यानी कि जैसे ही डॉग को स्टिमुलस मिलेगा उसके बाद ये जो फ्लेक्शन रिफ्लेक्स आएगा कितने टाइम तक आता है, 60 या फिर 200 मिली सेकेंड्स तक आ जाता है। तो ये आपको यहाँ पर इस लेटेंसी का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब जब यहाँ पर ये जो बीच में डिले रहता है, ये टाइम गैप जो रहता है, इसको आप डिले भी कह सकते हो। तो ये जो टाइम गैप और डिले रहता है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो स्टिमुलस आ रहा है जब बॉडी पर आता है, उसके बदले जो रिएक्शन आता है, इसके बीच में ये जो टाइम गैप रह रही है, ये टाइम गैप में होता क्या है इस टाइम तक, तो आपको पता है रिफ्लेक्स आर्ट्स का पूरा प्रोसेस। तो ये जो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम है, इसके अंदर जितने भी नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो कंडक्ट करते हैं अलोंग दी एक्सॉन्स। फिर उसमें से जो मेजोरिटी इस टाइम गैप डिले में, देखिए हो क्या रहा है, एक चीज तो मान लीजिए आप याद रखिए कि जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो कंडक्ट होते हैं। तो नर्व इम्पल्सेस में थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूंगी यहाँ पर, नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट अलोंग एक्सॉन्स। एक चीज तो ये हो जाती है। दूसरी चीज क्या होती है, यही टाइम गैप में दूसरी चीज जिसमें टाइम बहुत ज्यादा खर्च होता है वो क्या चीज रहती है, उसको अगर मैं यहाँ पर आपको बताने लगूं तो ज्यादा टाइम, मेजोरिटी जो होता है डिले का, वो जाता है साइनेप्सिस के अंदर। तो साइनेप्सिस जब टाइम लेता है तो वो ज्यादा वक्त लेगा बजाय कि नर्व इम्पल्सिस के। और साइनेप्सिस की ये जो टर्म थी, ये साइनेप्सिस वर्ड किसने दिया था, ये टर्म शेरिंगटन ने दी थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी शेरिंगटन की हमने ऊपर बात की थी, तो शेरिंगटन कॉइंड द टर्म दैट इज साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस जो रहते हैं बिटवीन वन न्यूरॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन के बीच में, वो जो भी डिले जो इम्पल्स ट्रांसमिट होना चाहिए, वो जो चीज होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाने की, तो वो जो टाइम रहेगा वो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि टाइम गैप डिले जो रहता है ये बीच का, जिसको हम लेटेंसी कहते हैं, तो लेटेंसी में सबसे बड़ा कौन रहता है, साइनेप्सिस रहता है। मेजोरिटी ऑफ द डिले इज ड्यू टू दी साइनेप्सिस बिटवीन दी वन न्यूरॉन एंड दी नेक्स्ट, ये आपको याद रखना है। और ये जो डिलेज रहते हैं बिटवीन दी स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स, इसी को हम कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में पढ़ते हैं। और जो चेन रहती है बिटवीन रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, ये सारी जो चीजें रहती है इन सभी को हम कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये बातें क्लियर हो गई हमें लेटेंसी के बारे में। पहले एक छोटा सा लेटेंसी का रिवीजन ले लेते हैं हम यहाँ पर। स्टिमुलस रिएक्शन के बीच का जो टाइम गैप डिले होता है उसको लेटेंसी कहते हैं। फ्लेक्शन रिफ्लेक्स भी आप कह सकते हो इसी रिएक्शन को। दूसरी बात, टाइम गैप के अंदर होती दो चीजें, नर्व इम्पल्सेस जो कि कंडक्ट होती है अलोंग एक्सॉन्स, दूसरी चीज साइनेप्सिस बिटवीन वन न्यूरॉन टू दी अनदर न्यूरॉन। सबसे ज्यादा अगर टाइम कुछ चीज लेती है तो वो साइनेप्सिस रहती है। उसके बाद जितना ज्यादा स्टिमुलस रहेगा उतनी ज्यादा लेटेंसी का टाइम पीरियड कम रहेगा। जितना पावरफुल कहना चाहिए, जितना पावरफुल स्टिमुलस उतना ही लेटेंसी का टाइम कम रहता है या लेटेंसी छोटी होती है। शेर का एग्जांपल हमने यहाँ लिया, अगर किसी के सामने शेर आ जाएगा, बहुत पावरफुल स्टिमुलस है, लेटेंसी बहुत जल्दी आएगी कि वो ह्यूमन वहां से भागने की कोशिश करेगा। हिंड साइंटिस्ट आए 1960, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने लेटेंसी को मेजर करा था, लेटेंसी को मेजर करा था। ये एक छोटा रिवीजन ले रही हूं यहाँ पर आपके लिए। शेफिनशियस बर्ड्स में उन्होंने ये चीज की थी, उन्होंने शेफिनशियस जो बर्ड्स रहती है उनके ऊपर स्टिमुलस प्रोवाइड करा। शेफिनशियस बर्ड्स वहां पर डर गई, उन्होंने अलार्मिंग कॉल्स देना शुरू करे वहां पे कि दूसरी बर्ड्स को भी मैं कैसे जैसे बता दूं कि यहाँ आसपास खतरा है। तो इसके बदले ये अलार्मिंग कॉल्स आए। तो ये क्या थे अलार्मिंग कॉल्स, यहाँ रिएक्शन थी या रिफ्लेक्स था। तो ये जो इसके बीच में टाइम गैप रहा होगा, वो जो लेटेंसी रही होगी, उसको मेजर सबसे पहले हिंड नाम के साइंटिस्ट ने करा था। अब सेकंड जो हमारे पास हेडिंग रहती है जिसके बेसिस पर हम कॉम्प्लेक्स बिहेवियर और ये जो हमारा रिफ्लेक्स बिहेवियर उनको डिफरेंशिएट करते हैं, उसको कहते हैं समेशन। सो जो इंडिविजुअल न्यूरॉन्स होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो कभी कभी वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं कि उनको जो सेवरल पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल मिले होते हैं उसके बदले वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इससे हमें ये मिल जाता है दिमाग में आइडिया कि कहीं ना कहीं कि वो एबल रहते हैं कि समेट कर सके एक्साइटेशन को जो कि अलग अलग टाइम पर उनके पास आ रहा है, जिसको हम टेम्पोरल समेशन भी कह सकते हैं। और कभी अगर डिफरेंट प्लेसेस आ रहा है तो हम उसको स्पेशियल समेशन कह सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इजियर बना के समझते हैं। तो समेशन का अगर मैं छोटा सा मीनिंग आपको एक्सप्लेन करने लगूं तो ये रहेगा कि नॉर्मली कि कुछ ऐसे रिफ्लेक्स जो कहना चाहिए सॉरी स्टिमुलस ऐसे बॉडी पर आएंगे जिसके बदले में एकदम से कोई भी रिएक्शन नहीं आती, बल्कि वो बहुत सारे सेम टू सेम स्टिमुलस जब उस ऑर्गेनिज्म को मिलते हैं तब जाके वो कहीं ना कहीं उसके बदले रिएक्शन प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे स्टिमुलस को प्लस करके जब वो रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, एक स्टिमुलस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा स्टिमुलस मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीसरा मिलेगा तो वो रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। तो जब ये समेशन हो जाता है स्टिमुलस का, इनको जोड़ दिया जाता है, इसी को हम कहीं ना कहीं समेशन कहते हैं। सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट समटाइम्स इंडिविजुअल न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड ओनली आफ्टर दे हैव रिसीव्ड
सेवरल पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, जब उन्हें बहुत सारे पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल मिलेंगे तभी वो उसके बदले रिएक्ट करेंगे। और वो क्या करते हैं यहाँ पर, वो समेट करते हैं, एडअप करते हैं कि जितने भी अलग अलग टाइम पर चीजें आ रही हैं उनके पास उन सभी को ऐड कर लें। तो इसी को कहते हैं टेम्पोरल समेशन। या फिर कभी कभी एक ही जगह से मान लीजिए नहीं आ रहा है, जो भी रिस्पॉन्स सॉरी कहना चाहिए स्टिमुलस आ रहा है वो एक ही जगह से नहीं आ रहा है बल्कि अलग अलग जगह से भी आ रहा है, तो भी ऐसी चीज कभी कभी हो सकती है। एक यहां से आ रहा है, एक स्टिमुलस यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है। यहां से आया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां से आया उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑर्गेनिज्म को यहां से आया तो उस सबको वो ऐड करके उसको समझ में आएगा कहीं ना कहीं खतरा है, तो वो रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। तो जब नॉर्मली एक ही जगह से सारे आ रहे हैं स्टिमुलस, तो उसको आप क्या नाम देते हो, उसको कहते हैं टेम्पोरल समेशन। टेम्पोरल समेशन कहते हैं। वहीं अलग अलग जगहों से अगर आ रहे हैं समेशन, सॉरी हाँ समेशन भी कह सकते हो या फिर आप स्टिमुलस कह सकते हो, तो उसको कहते हैं स्पेशियल समेशन। एज इजी एज दैट, ये बहुत इजी चीज थी। इसके बाद एक एग्जांपल अगर आप समेशन का लेने जाओगे एट द लेवल ऑफ रिफ्लेक्स, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए जो शेरिंगटन, ये जो साइंटिस्ट है जिनका नाम चार्ल्स शेरिंगटन था 1906, उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने स्क्रैच रिफ्लेक्स ऑफ द डॉग का एग्जाम्पल दिया था। स्क्रैच रिफ्लेक्स ऑफ द डॉग। ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हेडिंग्स के ऊपर ध्यान दें जो जो मैं आपको बताती जाऊँ। अब ये जो समेशन है इन मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर अगर बात की जाए तो वो स्टिमुलाई जो होता है ऑफ क्वाइट डिफरेंट टाइप्स उनके बीच में एक्ट करता है। तो आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को समझने के लिए ये समझना होगा कि बहुत सारे रिफ्लेक्सेस मिलकर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को बनाने लगते हैं। तो जब कोई रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाए उसी को आप कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कहने लगते हो। तो ये आपको यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना है कि द साइट एंड स्मेल ऑफ फूड प्लस द साउंड ऑफ यूटेंसिल्स समेट व्हेन वी आर हंग्री। ये सभी मिलकर एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करते हैं जब कोई इंसान हंग्री रहता है। तो ये आपको यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना है। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बीच, टाइम पीरियड था 1942। उन्होंने कहा या फिर शो करा कि जो सेक्सुअली मैच्योर्ड मेल रैट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं सेक्सुअली टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी विजुअल टेक्टाइल स्टिमुलाई फ्रॉम अ रिसेप्टिव फीमेल। तो ये बीच नाम के साइंटिस्ट ने सिंपल ये कहा था कि शोड दैट सेक्सुअली मैच्योर्ड मेल रैट्स रिस्पॉन्ड सेक्सुअली टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी विजुअल एंड टेक्टाइल स्टिमुलाई फ्रॉम अ रिसेप्टिव फीमेल। ये सारी बातें बीच नाम के साइंटिस्ट ने की थी। अब ये तो सेकंड हेडिंग समेशन हमारी कंप्लीट होती है। थर्ड है वार्म अप और फैसिलिटेशन। अब समझते वार्म अप और फैसिलिटेशन को, ये आपका थर्ड वाला है, यहाँ पर थर्ड हेडिंग है, इसको समझे। अब इसमें क्या होता है कि शुरुआत में जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, कभी कभी ऐसे रिफ्लेक्सेस आते हैं, रिफ्लेक्स यानी रिएक्शन, तो कभी कभी जो रिएक्शन आती है वो कभी कभी फुल स्ट्रेंथ से नहीं आती। यानी कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर कोई स्टिमुलस आया, स्टिमुलस अच्छा खासा आया ऑर्गेनिज्म पर, लेकिन फिर भी ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके बदले जो रिएक्शन देगा, जो रिफ्लेक्स देगा, रिफ्लेक्स और रिएक्शन, ये बात तो क्लियर समझ में आ गई होगी आपको कि रिएक्शन को ही आप रिफ्लेक्स कहते हो। तो ये जो इसके बदले में रिफ्लेक्स या रिएक्शन ये जो ऑर्गेनिज्म देगा वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं देगा, कि जैसे मान लीजिए उसको एकदम हॉट यूटेंसिल टच हो गया फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर, तो ये रिफ्लेक्स कैसा दे रहा है, हाथ हटाया ही नहीं, बिल्कुल हल्का सा हाथ हटाया, लेकिन फिर भी अभी भी हाथ पे वो गर्मी महसूस उसको हो रही है। तो ये क्या चीज होगी कि एट फर्स्ट सम रिफ्लेक्सेस डू नॉट अपीयर एट फुल स्ट्रेंथ, पूरी स्ट्रेंथ के ऊपर ये रिफ्लेक्स बाहर नहीं आया, बट व्हेन विथ नो चेंज टू द स्टिमुलस, स्टिमुलस फिर भी वर्क कर रहा है, उसने अच्छे से अपना हाथ हटाया नहीं उस गर्म यूटेंसिल पे से, फिर भी स्टिमुलस वर्क कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद ये इंटेंसिटी जब इंक्रीज करने लगेगी स्टिमुलस की, तो ओवर अ फ्यू सेकेंड्स ये देखने को मिलेगा कि जो रिफ्लेक्सेस है वो वार्म अप कर गए, और वार्म अप करके फिर अच्छा वाला बढ़िया वाला रिफ्लेक्स या फिर रिएक्शन उस ऑर्गेनिज्म में से बाहर आएगा। तो इसको कहा जाता है वार्म अप। जैसे जब एक्सरसाइज की जाती है तो सजेशन दी जाती है कि पहले वार्म अप किया जाता है, कि बॉडी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लाया जाए नॉर्मली, उसको कहते हैं वार्म अप, देन उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट की जाती है, तो इसको कहते हैं वार्म अप। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या कर रहा है, शुरू में ऑर्गेनिज्म को बहुत देर तक स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे उसका वार्म अप होगा और उसके बाद वो अच्छे से रिफ्लेक्स या फिर रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। सो एट फर्स्ट सम रिफ्लेक्सेस डू नॉट अपीयर एट फुल स्ट्रेंथ, बट विद no change to the stimulus, their intensity increases over a few seconds. Such type of reflexes are said to be warm-up, where neurons show synaptic facilitation, each successive post-synaptic potential (PSP) being larger than the previous one. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नॉर्मल शब्दों में हमने इसको लेकिन समझ लिया। तो वार्म अप की डेफिनेशन क्या लिखोगे, ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ रिस्पॉन्स टू द सेम स्टिमुलस, ग्रेजुअल इंक्रीज को मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखोगे क्योंकि मार्क्स कट सकते हैं एग्जाम में। ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ रिस्पॉन्स टू द सेम स्टिमुलस
इज कॉल्ड वार्म अप और फैसिलिटेशन। हिंड नाम के साइंटिस्ट अगेन यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। वापस उनका टाइम पीरियड था 1954। तो हिंड ने ऐसा पाया गया, ये 1954 में उन्होंने करा था कि जो शेफिनशिस होती हैं उनके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ वार्म अप वाली जो इफेक्ट होती है उसको देखा था, जिसको हम फैसिलिटेशन कहते हैं। और उन्होंने एक बर्ड जो लिया था उसको जब चेक करा था तो वो शेफिनचिस थी, लेकिन शेफिनचिस को, ये शेफिनचिस बर्ड जो थी इनको जब स्टिमुलस दिया था, शेफिनचिस थी इनको स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस क्या दिया था? आउल दिया था। और आउल और शेफिनचिस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। आउल शेफिनचिस को परेशान करते हैं, ये प्रेडेटर्स होते हैं, ये प्रे होते हैं। तो शेफिनचिस के लिए तो ये खतरा था आउल, तो आउल को देखकर शेफिनचिस एक तरह के टेंशन में आ गई। तो ये जो, लेकिन शुरुआत में ये जो बर्ड्स का रिस्पॉन्स था आउल को लेकर वो एक नॉर्मल सा मॉबिंग कॉल था। पहले क्या रिएक्शन दी? पहली रिएक्शन लिख रही हूं यहाँ पर। पहली रिएक्शन दी इन्होंने शेफिनचिस ने मॉबिंग कॉल, नॉर्मल कॉलिंग दे रहे थे एक दूसरे को कि आसपास आउल है, ध्यान रखना, बस इस टाइप की। और काउंटिंग करते जा रहे थे फिर भी मन ही मन कि कितने नंबर ऑफ कॉल्स दे रहे। ये वाली काउंटिंग कौन कर रहे थे? हिंड कर रहे थे। आप शेफिनचिस का मत समझिएगा, हिंड की बात कर रहे हैं। तो हिंड क्या कर रहे थे? ये काउंटिंग शुरू उन्होंने कर दी थी कि पहले ये लोग कितने कॉल दे रहे हैं। तो शेफिनचिस शुरू के अंदर जो रिस्पॉन्स दे रही थी कॉलिंग का, वो कैसा दे रही थी? जो था सक्सेसिव तरह का कॉल का टाइम पीरियड, वो था 10 सेकेंड पीरियड्स आफ्टर द आउल इज शोन। कितने थे? सक्सेसिव 10 सेकेंड, सक्सेसिव 10 सेकेंड्स पीरियड्स। हर 10 सेकेंड में करीब करीब, आप समझ सकते हो, वो आवाज दे रही थी एक दूसरे को कि आउल आसपास है, सब भी ध्यान रखें। तो ये जो आउल था वो फिर भी उनके सामने रहा, वो कहीं गया नहीं। तो इन्होंने ये देखा कि कॉलिंग जो थी वो रिलेटिवली शुरू में कैसे हो रही थी। ये हिंड ने देखा कि शुरू में ये तो लो रेट पे हो रही थी कॉलिंग, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे थे। लेकिन जब आउल वहीं रहा तो फिर बाद में इनका कॉलिंग रेट, इनको टेंशन होने लगा, ये आउल जा नहीं रहा है, और इनको और टेंशन हुई। तो ये जो कॉलिंग रेट थी उसकी रिएक्शन बाद में चेंज होगी। अब जो रिएक्शन यहाँ आने लगी वो थी मैक्सिमम कॉलिंग रेट की, जो कि 2.5 मिनट्स के अंदर अंदर, मतलब कहना चाहिए पूरे टाइम चलने लगी। तो यहाँ पर 10-10 सेकेंड की, मतलब आप ऐसा मत समझिए, आप इसको ऐसे समझिए कि जब वो कॉलिंग दे रही थी तो 10-10 सेकेंड्स की दे रही थी सक्सेसिवली। 10 सेकेंड्स लगातार कॉलिंग देखिए, आप इसको ऐसे समझिए तो वो थोड़ा ज्यादा इजियर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए 2.5 मिनट्स की वो कॉलिंग करने लगी, यानी इतने लंबे लंबे कॉल्स देने लगी दूसरी रिएक्शन में। तो ये एक तरह का वार्म अप फैसिलिटेशन उसमें देखने को मिला। उसी तरह से शेरिंगटन ने भी एक एक्सपेरिमेंट करा था 1906 में। उन्होंने ये देखा कि जो वार्म अप होता है इन सम रिफ्लेक्सेस इज ड्यू टू द समेशन ऑफ स्टिमुलाई, कि जब सारे स्टिमुलाई मिल जाते हैं तो वार्म अप का रिफ्लेक्स आता है, और वो क्या करता है, वो एक ऐसा रिस्पॉन्स पैदा करता है जिसमें मोर और मोर नर्व फाइबर्स रहते हैं और एक स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। ये बात शेरिंगटन ने कही थी। तो आप शेरिंगटन का पॉइंट भी यहाँ नोट कर सकते हो कि शेरिंगटन शोड दैट वार्म अप इन सम रिफ्लेक्सेस इज ड्यू टू द समेशन ऑफ स्टिमुलाई व्हिच कम्स टू इवोक अ रिस्पॉन्स फ्रॉम मोर एंड मोर नर्व फाइबर्स प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद थी बात इनहिबिशन की। इनहिबिशन की क्या कहानी थी कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर नर्व सेल्स होती हैं, वो एक्टिवली एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं, अपने ट्रांसमिशन, उनकी इन्फॉर्मेशन जो रहता है उसको इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं। इसी को इनहिबिशन कहा जाता है। सो इनहिबिशन ऑपरेट्स एट एवरी लेवल विद इन द नर्वस सिस्टम। हर लेवल जो नर्वस सिस्टम का है वहां पर इनहिबिशन की प्रोसेस चलती है। इसमें होता है कि जो नर्व सेल्स होती हैं वो एक्टिवली एक दूसरे को इनहिबिट करने लगते हैं और उनका ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, रोक लगाने की कोशिश करते हैं। इसी को इनहिबिशन कहते हैं। सिमिलरली ये जो प्रिवेंशन है एक एक्टिविटी अकरेंस का, वाइल दूसरा वाला जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, दूसरे को इनहिबिट करने की कोशिश करता है एट द बिहेवियरल लेवल। इनहिबिशन जो होता है वो एज इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि कोऑर्डिनेशन ऑफ बिहेवियर एज एक्साइटेशन। फिर उसके बाद जो कॉमनली मसल्स जो यहाँ पर अरेंज रहती है वो एंटागोनिस्टिक पेयर्स में रहती है बॉडी के अंदर, वो इस तरह के मैनर्स में अरेंज रहती है, ऐसे फ्लेक्सेस और पोर्शन ऑफ लिम्ब में अरेंज रहती है कि वो एक दूसरे के ऊपर आती है। कुछ कुछ आप मसल्स को देखोगे, एक मसल दूसरी मसल के ऊपर एक्सटेंड करी, इस तरह से अरेंजमेंट रहती है बॉडी में। तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है दोनों ही के लिए कि दोनों एक्सटेंड कर ले या दोनों फ्लेक्स कर ले एक ही टाइम के अंदर, क्योंकि लिम्ब के ऊपर आप अगर लिम्ब की मसल्स देखोगे ना ध्यान से तो ऐसी रहती है, इसी के नीचे एक और है। तो अगर ये वाली मसल वर्किंग कर रही है तो ये दूसरी नहीं कर पाएगी, ये प्रॉब्लम आती है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होती है, ये काम करे तो ये रुक जाए, इस तरह की चीजें वहां होती है। तो ये कहीं ना कहीं रहती है, तो एक दूसरे के लिए इम्पॉसिबल रहता है कि दोनों एक्सटेंड और फ्लेक्स कर ले एट दी सेम लिम्ब एट दी सेम टाइम। समझ में आ रही है बात यहाँ पर? तो इसीलिए कि एक दूसरे के न्यूरॉन्स को इनहिबिट करना जरूरी होता है।
उसी तरह से एक्साइटेशन की मैं बात करूं तो एक जो मेंबर रहता है मसल पेयर का, वो एक्कम्पनीड रहता है बाय द इनिबिशन ऑफ इट्स एंटागोनिस्ट। एक बार कोई मसल अगर स्ट्रेच कर रही है तो उसका एंटागोनिस्ट क्या करेगा, वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्रिएट करेगा और वो क्या करेगा, दूसरे वाले को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो एक मसल अगर क्या कर रही है, स्ट्रेच कर रही है, तो दूसरी क्या कर रही है वहां पर, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये समझना है आपको। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की बातें रहती हैं जो कि हमें पढ़नी होती है। और जो एनिमल्स रहते हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं टू अ stimulation, but in doing so it has made a swift transition which requires the inhibition of its behavior prior to the stimulus and other behavior which it may be stimulated to perform at the same time। तो ज्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं, इनिबिशन में आप बस इतना समझ लिए कि क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर शुरू में कि इनिबिशन ऑपरेट्स एट एवरी लेवल विद इन द नर्वस सिस्टम, नर्व सेल्स एक्टिवली इनिबिट ईच अदर्स ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये वाली चीज होती है कि कोई चीज को रुकना भी पड़ रहा है कहीं पर, और कुछ चीज अगर हो रही है तो शेरिंगटन ने यहाँ पर क्या करा, उन्होंने ये पाया कि ये जो इनिबिशन रहता है, जब इसको रिमूव करते हैं एक रिफ्लेक्स के अंदर से, तो इसका रिटर्न जब आता है एक हायर इंटेंसिटी के साथ आता है, जैसा कि वो पहले था उससे भी ज्यादा हायर इंटेंसिटी के साथ वो लौट कर आता है। तो वी कॉमनली ऑब्जर्व दैट व्हेन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हैज नॉट बीन इवोक्ड फॉर सम टाइम, इट हैज अ लोअर थ्रेशोल्ड एंड इज परफॉर्म्ड विथ हाई इंटेंसिटी व्हेन इट इज एट लास्ट इवोक्ड। अगर किसी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को बार बार इनहिबिट करने की कोशिश की जाएगी, तो जब टाइम आएगा तो वो जब अपना कहना चाहिए रिजल्ट निकालेगा, या फिर वो जब वापस लौट कर आएगा तो बहुत ज्यादा पावरफुल होकर लौट कर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो सेक्स रेस्ट्रिक्टेड रहता है फॉर सम टाइम लोअर्स द सेक्स ड्राइव एंड इज परफॉर्म विथ हाई इंटेंसिटी व्हेन इट इज इवोक्ड। ये एग्जाम्पल इथोलॉजी में प्रोवाइड करना रहेगा आपको इनिबिशन में, क्योंकि ये आपके कोर्सेज में है, तो आप इसको नोट करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, अगेन मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसके एग्जांपल्स को नोट करेंगे। तो ये इनिबिशन की बात यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद बात आती है फीडबैक रेगुलेशन की। फीडबैक रेगुलेशन में ज्यादा डिटेल्स अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है आपका, और मेरे पास टॉपिक्स की लिस्ट भी बहुत सारी है, सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो हम जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें। अब ये जो फीडबैक रेगुलेशन होता है, इसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्स या फिर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो होता है कंसिस्ट ऑफ अ प्रिपेयर्ड और रेडी आउटपुट ऑफ सम टाइम विच हैज टू बी हेल्ड एट अ गिवन लेवल। कि जो भी आप रिफ्लेक्स और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को देखते हो, उनको प्रिपेयर करना होता है, उनका एक रेडी आउटपुट रहता है किसी भी एक्टिविटी को लेकर, ये सारी बातें रहेगी। इसके अलावा अगर हम नॉर्मली किसी भी जगह पर खड़े हैं, स्टैंडर्ड ईज जब हमारी बॉडी को कहा जाता है, तो हम बैलेंस करके नॉर्मली जो पेल्विक गर्डल्स होते हैं उनको बैलेंस करते हैं, इजीली करेक्ट करते हैं। फॉर एनी स्लाइट डिस्टर्बेंस वी मे रिसीव टू बैलेंस द बॉडी, द मसल्स ऑफ द लेग बैक मस्ट बी हेल्ड एट अ कांस्टेंट लेवल ऑफ टेंशन एंड इफ शिफ्टेड अवे फ्रॉम दिस लेवल दे मस्ट करेक्ट टू ब्रिंग द बॉडी अपराइट अगेन। आपने सुना होगा जब हम लोग स्कूल्स में असेंबलीज करते थे तो हमें कहा जाता था स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज एंड अटेंशन, ऐसे कहा जाता था, स्टैंड एट ईज अटेंशन। तो ये जो स्टैंड एट ईज रहता था, उस टाइम पे हम लोग एकदम स्ट्रेट पोजीशन पे खड़े हो जाते थे और अटेंशन पे एकदम स्ट्रेट हो जाते थे, एकदम अटेंशन की पोजीशन के ऊपर। तो यही कहा जा रहा है कि वो जब हम कहते थे हमारी बॉडी को ऑर्डर देते थे, तो वो इस तरह से परफॉर्म करती थी। तो एनिमल्स को जब आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज पे रखोगे तो वो एक कांस्टेंट बॉडी वेट को मेंटेन करता है, जैसे कि वो एक सही प्रॉपर वे में खाएगा खाना, ड्रिंक भी करेगा, जैसे उसको नीड है वैसा करेगा, रेगुलर इंटरवल पर करेगा। लेकिन अगर उसको सरप्लस अमाउंट में बहुत सारा खाना आप उसको पहुंचा दोगे, तब भी वो जो एनिमल रहेगा वो ओवर ईटिंग नहीं करेगा, उसको जितना खाना है वो इतना ही खाएगा। आप रोज जितना देते हो, फॉर एग्जाम्पल आप रोज उसको 1 kg ऑफ राइस खिला रहे हो किसी एनिमल को, 1 kg, या फिर मीट कहते थे 1 kg मीट आप किसी लायन को फीड कर रहे हो रोज, तो हो सकता है आप जब उसको 5 kg मीट भी दे दोगे, और ये लायन की भूख भी इतनी कि सिर्फ वो 1 kg खाता है, तो भी ये लायन 1 kg ही कहना चाहिए खाने को खाएगा, सरप्लस अमाउंट में भी मिल जाएगा, तो ओवर ईटिंग नहीं करेगा। और जब टाइम्स ऑफ स्कैरसिटी आएगी, यानी कि ये तो था सरप्लस अमाउंट का एग्जाम्पल, ये सरप्लस का था, ये नॉर्मल टाइम का एग्जाम्पल था। उसी तरह से जब स्केरसिटी होगी, यानी कि खाने की अब कमी होगी, यानी कि नॉर्मली अगर 1 kg वो खाता था तो आज उसको हाफ ही kg खाना मिल रहा है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, तो उस टाइम पर वो जो लायन रहेगा वो हायर प्रपोर्शन अपना टाइम का यूज करेगा कि वो कैसे तैसे और कहीं से खाना ढूंढ ले और फूड की सर्चिंग करेगा और कोशिश करेगा कि कैसे तैसे उसको उतना ही खाना मिल जाए जितना उसको रोज मिलता है, यानी कि वो हाफ kg तो हमने दे दिया, तो वो हाफ kg खाना और ढूंढने की कहीं से कोशिश करेगा, और उसकी ये जो डेफिसिट क्रिएट हो गई है यहाँ पर, आधा किलो की कमी जो उसकी डेफिसिट यहाँ पर आ रही है, उसको पूरी करने की कोशिश करेगा। इसको कहते हैं फीडबैक रेगुलेशन। तो ये जो पूरे आपको मैंने एग्जांपल दिया है केस का
कि जैसे कि बॉडी को बैलेंस करना, बॉडी का वेट को मेंटेन करना, ये जो बिहेवियर है इसको कहते हैं होम्योस्टेटिक सिस्टम या फिर होम्योस्टेसिस, यानी कि सेम स्टेट में रहना। जैसे एक ह्यूमन बॉडी, उसका नॉर्मली टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रोज रहता है, हर टाइम पे हम लोग हमारा बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन करते हैं, और अगर इससे एक्सीड होता है तो इंसान को बुखार आने लगता है, उसको फीवर आने लगता है। तो ये जो चीज है, एक नॉर्मल चीज को मेंटेन करना, चाहे वेट हो, टेम्परेचर हो, बॉडी वेट हो, बैलेंसिंग करना हो बॉडी की, इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो शुरुआती केसेस में इसको अचीव करने के लिए जो रिफ्लेक्स सिस्टम रहता है वो लेग्स को, ट्रंक मसल्स को कंट्रोल करता है। सेकेंड केस जो था उसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स थे जिसमें सर्च ऑफ फूड, फीडिंग, सेटाइशन, यानी भरपूर पेट खा लिया, वो वाली जो फीलिंग होती है उसको सेटाइशन कहते हैं, तो वो सब आना। तो इन सारे केसेस में क्या हुआ, जो ये जो ऑपरेशन रिक्वायर्ड था एंड रिजल्ट के लिए, जैसे पोस्चर बैलेंस का स्टैंडिंग के अंदर और स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन का, इसको मॉनिटर किया गया कुछ तरीकों से, और उसमें से वैल्यू ऑफ सिग्नल कहीं ना कहीं रहती है, पूरा प्रोसेस रहता है, वो आपको बताती हूँ। पहले तो आप ये डायग्राम देखिए, ये जो डायग्राम है अगर यहाँ देख सकते हो आप, तो ये स्पाइनल कॉर्ड, एक सेकेंड थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ पहले। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर शोन है, यहाँ पर एक्साइटेटरी मोटर न्यूरॉन है, यहाँ पर मोटर न्यूरॉन सेल बॉडी है, मोटर न्यूरॉन यहाँ पर है, फिर उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, ये वाला जो है सेंसरी न्यूरॉन फ्रॉम मसल स्पिंडल है, यहाँ पर एक सर्कल जैसा है वो सेंसरी सेल बॉडी है। उसके बाद यहाँ मसल्स है, यहाँ पर इंट्राफ्यूजल फाइबर है, उसके बाद यहाँ पर कैप्सूल ऑफ मसल स्पिंडल है यहाँ पर कहीं पर। तो ये कुछ सो ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है ऑफ सम ऑफ दी न्यूरल पाथवेज इन्वॉल्व इन दी स्ट्रेच रिफ्लेक्स, अ टिपिकल मसल ऑन दी लिम्ब ऑफ अ मैमल विद दी न्यूरल पाथवेज मेंटेन पोस्चर। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, अगर जो होम्योस्टैटिक कंट्रोल होता है पोस्चर का, उसको अगर आपको समझना है तो आपको इस तरह से समझना होगा कि उसका न्यूरो फिजियोलॉजिकल लेवल कैसा है। तो कुछ केसेस में ये जो पूरा पाथवे रहता है वो कुछ अलग ही तरह से फंक्शन करता है, जिसका आपने जो अभी डायग्राम देखा उसी में वो चीजें वहां पर क्लियर हो गई होंगी। तो ये तो बात यहाँ हो गई। उसके अलावा अगर हम थोड़ी बहुत और बातें करें, इसके बाद एक तो चीज रहती है इंस्टिंक्ट और फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, उसकी तो अलग ही हेडिंग्स रहेगी, वो मैं आपको अलग ही वीडियो सेगमेंट में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप फिक्स्ड एक्शन पैटर्न आपके कोर्स में है तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी रिफ्लेक्स और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के अंदर आप इतनी ही हेडिंग्स इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा जो एक लाइन डायग्राम रहता है, जो कि कहना चाहिए जो ओपन लूप कंट्रोल रहता है और क्लोज लूप कंट्रोल रहता है, इसका डायग्राम भी आपके कोर्सेज में रहता है, तो थोड़ा सा अलग ही टॉपिक है वैसे, लेकिन इसी में इंक्लूड किया जा। तो ये डायग्राम होता है ओपन लूप कंट्रोल और क्लोज लूप कंट्रोल का, ये आपके लिए जरूरी है। आप यहाँ पर इसी फीडबैक रेगुलेशन में या फीडबैक कंट्रोल में इसको इंक्लूड कर सकते हो। ओपन लूप कंट्रोल में यहाँ पर इनपुट है, बिहेवियर सिस्टम है, उसके बाद यहाँ डिस्टर्बेंस आ रहा है और उसके बदले आउटपुट आ रहा है। क्लोज लूप कंट्रोल में यहाँ पर इनपुट आ रहा है, इनपुट के बाद यहाँ पर ये सर्कल पहले एक और आ रहा है जो कि फीडबैक सिस्टम। पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से बताती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इनपुट यहाँ पर पहुंचा, बिहेवियर सिस्टम में गया, बिहेवियर सिस्टम में डिस्टर्बेंस आया, डिस्टर्बेंस के बाद आउटपुट आया, लेकिन इसी आउटपुट के वहां से एक फीडबैक सिस्टम में वापस गया और फिर से अंदर भी चला गया। तो एक ऐसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कंट्रोल मैकेनिज्म इन बिहेवियर सिस्टम दिखाया गया है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, जहां पे जो आउटपुट है वो अफेक्ट हो रहा है बाय दी डिस्टर्बेंस एंड नो करेक्शन टेक्स प्लेस, कोई करेक्शन वहां पर नहीं हो रहा। वहीं जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, वहां पर जो रिजल्ट हो रहा है डिस्टर्बेंस फीडबैक का टू अफेक्ट दी इनपुट टू द बिहेवियर सिस्टम। द क्रॉस्ड सर्कल रिप्रेजेंट इंटरेक्शन एंड द डार्क segment of the cross circle represents an interaction between the feedback mechanisms and the input which tends to bring back the output of its original value। और न्यूरल पाथवे का जो डायग्राम है वो यहाँ पर शोन है। तो यहाँ पर पूरा हमारा रिफ्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कंप्लीट हो जाता है, रिफ्लेक्सेस भी पूरे कंप्लीट हो गए। आपको यहाँ रिफ्लेक्स के 2 पार्ट देखने होंगे। पार्ट फर्स्ट में थोड़ा सा रिफ्लेक्स के बारे में था, इथोलॉजी की प्लेलिस्ट में सारी चीजें लाइन वाइज मैंने वहां अरेंज कर रखी है, आप वहां पर चेक करोगे, जैसे जैसे जो पार्ट्स वहां पर मैंने बना रखे हैं आप वैसे वैसे उनको ऑब्जर्व करोगे तो सारी चीजें आपको वॉच करोगे तो आपको क्लियर होंगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, इंस्टिंक्ट, मोटिवेशन, ये सारी चीजें जो है उनको भी पढ़े, और उसके बाद इनेट बिहेवियर जो रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये जो चीजें अभी तक हम देख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव और काइनेसिस, टेक्सिस, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, ये सभी चीजें किस में आती है, इनेट बिहेवियर में आती है। लर्न बिहेवियर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग। जो भी नोट्स आपको चाहिए या फिर जो भी चीजों को आप एक्सप्लेनेशन जिनका चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।